सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लिमिटेशन एक्ट की एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। आज उसी लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे लिमिटेशन एक्ट के। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, पर्पस क्या था, मैक्सिम्स आई होप आपको याद होंगे। इंटरेस्ट रिपब्लिक के उत्सित फिनिस लिथियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन एंड vigilantibus non-dormantibus jura subvenient, law favors the vigilant and not the indolent. yes, और हमने डिस्कस किया था कि इसका ऑब्जेक्ट था कि एक राइट कब तक, कितने टाइम पीरियड तक जाके कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है। मैंने आपको बोला था जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच, तो वो 3 साल तक जाके उसका एनफोर्समेंट करवा सकता है। बट क्या 3 साल बाद क्या होगा? सपोज ए ने बी के 10,000 रुपीज देने हैं और ये रिकवरी का उसके पास 3 years का पीरियड है। Now what will happen after these 3 years? So my question is this: 3 साल के बाद अब क्या होगा? क्या 3 साल के बाद वो उससे ये पैसे रिकवर नहीं कर सकता? अगर 3 साल के बाद ए बी को जाके बोले कि आई फील गिल्टी एंड आई वॉन्ट टू रिटर्न योर मनी, कि मुझे दिल में गिल्ट हो रहा है एंड आई वांट टू रिटर्न योर मनी। वैसे इस चीज के चांसेस इंडिया में बहुत कम है, बट हाइपोथेटिकली वो खुद उसके पैसे वापस कर देता है। तो बी क्या कहेगा? अब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, आई कांट टेक दिस मनी। सो द आंसर इज नो। जो ये 3 साल वाला पीरियड मैंने आपको बताया था, ये एक पर्सन को, इट बार्स द पर्सन फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट, बट उसकी राइट उसका खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पे राइट क्या है? मनी का। टू हैव दिस 10,000 ये उसका राइट है, बट कोर्ट में जाना, इसको इन्फोर्स करवाना इज द रेमेडी। So that is the topic for today, that limitation act, it bars the remedy but does not extinguish the right. What is the remedy here? Remedy is going to court. आपका 3 साल के बाद कोर्ट में जाने का कोई रेमेडी आप नहीं ले सकते, बट राइट क्या है? टू रिकवर मनी। क्या 3 साल बाद टू रिकवर मनी भी खत्म हो जाएगा? अगर पार्टीज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं तो क्या लॉ कहेगा आप नहीं कर सकते? द आंसर इज नो। आउट ऑफ द कोर्ट आप कुछ भी सेटल करना चाहते हो, दैट इज कंप्लीटली अलाउड। व्हाट इज नॉट अलाउड इज गोइंग टू कोर्ट. So this is the whole topic, that limitation bars the remedy of going to court but does not extinguish the right to recover the money or property, and in any case कुछ भी right हो सकता है। तो आपका right extinguish नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी remedy extinguish हो रही है। अब यहाँ पे right क्या है? This right that I was talking about, yet to recover money, it's a primary right and a substantive right। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है हमारे बीच सब्सटैंटिव लॉ का और प्रोसीजरल लॉ का। तो सब्सटैंटिव राइट्स क्या होते हैं? सब्सटैंटिव राइट या सब्सटैंटिव स्टैट्यूट्स होते हैं जो आपको कुछ राइट दे रहे हैं या और कुछ रेमेडी भी बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, फॉर्मेशन क्या होगी, ब्रीच में क्या करेंगे। सो सारे सब्सटैंटिव राइट्स एंड लाइबिलिटीज लेट डाउन कर रहा है। बट अगर कोई ब्रीच हो जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? What will be the procedure of enforcement of these rights? ये चीजें हमें बताता है प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजरल जो लॉ होता है वो हमें बताता है एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। ये बताता है एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, ये हमें बताता है सब्सटैंटिव लॉ, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। सो जो रेमेडी है दैट इज सेकेंडरी एंड प्रोसीजरल। तो ये प्रोसीजर, ये कोर्ट में जाने का राइट बार हो रहा है आपका, इस पे क्लेम नहीं खत्म हो रहा है। अगर आउट ऑफ द कोर्ट पार्टीज चाहे तो वो ये सेटलमेंट कर सकती है। अब इसकी जो एक रिफ्लेक्शन है लॉ में, इसकी एक रिफ्लेक्शन है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 25 क्लॉज 3। सो आई राइट डाउन ICA 1872 का सेक्शन 25 क्लॉज 3।
जो कहता है कि टाइम बार डेट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, टाइम बार डेट इज वैलिड कंसिडरेशन। टाइम बार डेट क्या होता है? अब सपोज 3 साल हो गए उसने ये पैसे नहीं दिए, तो ये डेट लॉ की टर्म्स में हम इसे बोलेंगे दैट इट इज अ टाइम बार डेट। अब टाइम बार डेट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और ये बहुत अच्छे से हम आईसीए में भी करते हैं इस टॉपिक को। Now example here is ए ने बी से लोन लिया 10,000 का पहली बार, दोबारा लोन लिया 5,000 का, फिर लोन लिया 10,000 का। अब ये जो फर्स्ट वाली अमाउंट है इट बिकम्स टाइम बार्ड। ओके, वो ए अब दोबारा बी के पास आता है, वो कहता है कि आई नीड 50,000 रुपीज, बट उसे पता है कि ए अब ये पैसे नहीं देगा जब तक वो रीपे नहीं करता। तो क्या वो 10,000 रुपीज रीपे कर देता है कि अब तुम मुझे ये वाला डेट दे दो। या हम इसे कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में ले लेते हैं, ए बी से कोई कोचिंग ले रहा है, लोन तो क्योंकि विदाउट एनी वो हो गया ना, कोचिंग यहाँ पे सर्विसेज की एक्सचेंज हो रही है, तो वो यहाँ से उससे कोचिंग लेता है। वो कहता है कि कोचिंग की उसने फीस भर दी, अब उसे, और ये वाली हो गई इंस्टॉलमेंट टाइम बार्ड, उसे दोबारा से कोचिंग लेनी है। वो कहता है कि आई विल गिव यू माई सर्विसेज बट फर्स्ट तुम ये वाला पे करो। सो टाइम बार डेट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। ये इस एग्जाम्पल की रिफ्लेक्शन है कि आपकी रेमेडी खत्म हो रही है पर राइट नहीं खत्म हो रहा। आउट ऑफ द कोर्ट आप कैसे भी सेटल कर सकते हो, और रेमेडी क्या है? कोर्ट में जाना। अब इस प्रिंसिपल की एक एक्सेप्शन भी है इसकी, कि जहां पे आपका राइट भी खत्म हो रहा है, राइट भी एक्सटिंग्विश होगा और आपकी रेमेडी भी खत्म होगी। इसकी रिफ्लेक्शन है सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ओनली। सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जैसे सपोज एक हाउस है, इसका ओनर तो ए है बट बी इसके पोजेशन में है, इस हाउस की जो पोजेशन है दैट इज विद बी। ओके, एंड सपोज 27 कहता है कि 12 इयर्स तक इफ बी इज स्टेइंग ऑन दिस लैंड एंड ए ही डज नॉट ऑब्जेक्ट, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता। सो 12 साल तक ओनर इस घर का ए है बट बी इज लिविंग इन दिस प्रॉपर्टी एंड ए इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करता। क्या इन द 13th ईयर विल ही बी अलाउड टू गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर हिज रेमेडी? सो यहाँ पे सेक्शन 27 कहता है कि आपका रेमेडी भी खत्म हो जाएगी, राइट भी खत्म हो जाएगा। नाउ बी विल हैव, जो बी का टाइटल है वो बेटर टाइटल देन ए हो जाएगा, चाहे ए वॉज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बट जो टाइटल है वो बी का टाइटल वुड बी अ बेटर टाइटल। यहाँ पे राइट भी खत्म हो गया, रेमेडी भी खत्म हो गया, आप प्रॉपर्टी से भी गए और आप कोर्ट जाने से भी गए। सो बोथ दीज राइट्स आर लॉस्ट। सो अभी हमने एक प्रिंसिपल सीखा दैट लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। इसका रिफ्लेक्शन है इन आईसीए सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, बट इसका एक एक्सेप्शन है दैट इज इन सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ओनली। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस है, बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे ऑफ द ईयर 1958 ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें इट वाज हेल्ड दैट statute of limitation bars the remedy but does not extinguish the right, lapse of time does not extinguish the right of a person। so इस केस में इसी सेम प्रिंसिपल को बोला गया था। अब एक केस है पीएनबी वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इसमें क्या हुआ, एक बैंक से लोन लिया था एक्स पर्सन ने। अभी हम इसके फैक्ट्स को समझते हैं। एक्स पर्सन ने बैंक से लोन लिया
और उसमें ये जो सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा है, ही स्टूड एज अ श्योरिटी। श्योरिटी होता है कि अगर वो पर्सन लोन नहीं पे कर पाता तो आई विल पे। तो ये एक्स एक बैंक है, ठीक है, इससे वाई पर्सन ने लोन लिया, बट ये जो सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा है, ही स्टूड एज अ श्योरिटी फॉर दिस। अब वाई पर्सन ने लोन देने में डिफॉल्ट कर दिया, ही स्टूड एज अ श्योरिटी, बट ये जो डेट था ये टाइम बार्ड हो गया। सो ये टाइम बार्ड डेट हो गया, बैंक कुड नॉट रिकवर दिस अमाउंट। अब क्या हुआ, तो सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा की ही हैड अ एफडी इन दैट बैंक, ठीक है, डेट तो टाइम बार्ड हो चुका था बट उसकी एक एफडी थी। जब एफडी मैच्योर हुई, व्हाट द बैंक डिड वाज, बैंक ने एफडी में से वो चार्जेस डिडक्ट कर लिए, जो भी लोन के चार्जेस थे बैंक डिडक्टेड इट। अब ये सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने बैंक पे केस कर दिया कि इट इज अ टाइम बार्ड डेट, यू कांट डिडक्ट माय मनी फ्रॉम एफडी। तो इसमें इट वाज हेल्ड दैट, कोर्ट ने हेल्ड किया कि राइट तो है ना, रेमेडी खत्म हो गई बट राइट खत्म नहीं हुआ, इसलिए he was allowed, the bank was allowed to claim charges from his FD. So this is another landmark case in this regard. I hope this concept is clear to everyone. इसके बाद I would like to discuss another important concept. जैसे कि I told you, in the schedule of this act there are 137 articles. Yes, अगर आप इन आर्टिकल्स को उठाएंगे तो ये बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कोई किसी चीज से डील करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, अपील, रिविजन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, मेनी थिंग्स। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जिनका कोई मेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिट्स, रिट्स का कोई मेंशन नहीं है कि आप एक रिट, आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया या लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया तो कितने टाइम में यू कैन गो टू द कोर्ट। या मैट्रिमोनियल केसेस, कोई क्रुएलिटी हो रही है, आप कितने टाइम तक कोर्ट में जा सकते हो, नो पीरियड इज प्रोवाइडेड। तो और PILs, देयर आर मेनी एग्जांपल्स जिनका कोई लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है। सो कोर्ट्स इसमें क्या करते हैं, सपोज PIL का कोई राइट आज आया, इट एक्रूड टुडे and after 50 years person is going to the court. Is there any logic for this? So इसको कौन गवर्न करता है, इन चीजों को गवर्न करता है लॉ ऑफ लैचेस। लॉ ऑफ लैचेस गवर्न करता है। अब लॉ ऑफ लैचेस क्या है, जहां लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता वहां लॉ ऑफ लैचेस अप्लाई करता है। सो लिमिटेशन is based on public policy. This case we did of Balkrishna versus M.A. Krishnamurthy कि ये public policy पे based है, but जो latches है ये equity पे based है। It's a equitable principle. So एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि latches और limitation में क्या डिफरेंस है। So limitation is based on public policy, latches are based on इक्विटी। लिमिटेशन का स्टैट्यूट में पीरियड प्रोवाइडेड है, इक्विटी का कोई भी लैचेस का कोई भी पीरियड कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, based on the facts and circumstances court will give a judgment कि ये reasonable time period था या ये reasonable time period नहीं था। So it entirely depends on discretion of the court and limitation में so it is fixed, जो statute में 3 years लिखा है 30 years लिखा है वही period follow होगा। I hope I've made my point here. Next is कि suppose 3 years है maximum limitation period, person can go जब 2 years 11 months हो गए कोर्ट विल स्टिल एंटरटेन क्योंकि 1 मंथ पड़ा है। बट लैचेस में ऐसा कोई पीरियड नहीं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि 2 इयर्स का डिले भी बहुत ज्यादा डिले है, कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट और वो कह सकता है कि नहीं दिस केस डजंट होल्ड गुड। सो यहाँ पे कोर्ट की बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन है इस केस में। सो लैचेस और लिमिटेशन में यही डिफरेंसेस है। और लिमिटेशन इट अप्लाइज टू मैटर्स ओनली स्पेसिफाइड इन द एक्ट और लैचेस उस पे अप्लाई करता है जो एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है। सो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं इनके बीच। नेक्स्ट एक डिफरेंस है प्रिस्क्रिप्शन और लिमिटेशन का। प्रिस्क्रिप्शन अभी आई टोल्ड यू कि सेक्शन 27 में प्रोवाइडेड है प्रिस्क्रिप्शन का राइट। यस, सेक्शन 27 हमें बताता है कि प्रिस्क्रिप्शन का राइट क्या होता है। एज आई टोल्ड यू, एक बंदा किसी के घर में ऐसे रह रहा है फॉर 12 years, he acquires a
राइट इन द प्रॉपर्टी, उसका एक राइट हो जाता है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन है, इट डील्स विद सब्सटैंटिव राइट, लिमिटेशन डील्स विद प्रोसीजरल राइट। ये एक पॉजिटिव राइट है, ये एक राइट दे रहा है। ये नेगेटिव है, ये बता रहा है कि इतने टाइम के बाद आप रेमेडी इनफोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इनका डिफरेंस है कि लिमिटेशन इट बार्स द रेमेडी, बट रिलीफ यू कैन टेक। यहां पे रेमेडी भी खत्म हो रही है और रिलीफ भी खत्म हो रहा है, दोनों चीजें एक्सटिंग्विश हो रही हैं, रिलीफ ऑल्सो रेमेडी ऑल्सो। यहाँ पे लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट बार द रिलीफ। नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू, प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव का इनका डिफरेंस है। ओके एक और डिफरेंस है कि लिमिटेशन बार्स अ पर्सन फ्रॉम फाइलिंग अ सूट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम, और प्रिस्क्रिप्शन बताता है कि प्रिस्क्रिप्शन लेज डाउन अ पीरियड आफ्टर विच अ सब्सटैंटिव राइट इज एक्वायर्ड। तो ये प्रिस्क्रिप्शन बता रहा है कि आफ्टर 12 years योर राइट इज एक्वायर्ड, और ये बता रहा है कि आफ्टर 3 years योर राइट इज लॉस्ट। सो लिमिटेशन जो एक्ट है उसमें ना 4 टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं, 30 years, 12 years, 3 years and 1 year to 3 year। ऐसे पूरा एक्ट डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ एक्शन। ये जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोक्लोजर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ये भी मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी है। 3 year में बहुत सारे पीरियड आ जाते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, 1 year से 3 year में भी काफी कुछ है, टॉर्ट्स एंड ऑल, ये सारा कुछ आर्टिकल्स में दिया हुआ है। सो ये इनका डिफरेंस है, प्रिस्क्रिप्शन और लिमिटेशन का डिफरेंस, एंड लिमिटेशन एंड लैचेस का डिफरेंस। अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि लिमिटेशन और एस्टॉपल में क्या डिफरेंस होता है। नाउ व्हाट इज एस्टॉपल? एस्टॉपल इंडियन एविडेंस एक्ट में डील किया जाता है। एस्टॉपल इज अ कॉन्सेप्ट, सपोज अ पर्सन मेड अ रिप्रेजेंटेशन टुडे, दैट हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। ए ने बी को बोला, बी वॉज बिल्डिंग अ टेम्पल, कि टेम्पल बिल्डिंग के लिए आई विल गिव यू 20,000। उसने बोला आई विल गिव यू 20,000। अब इस 20,000 वाली रिप्रेजेंटेशन पे ही एक्टेड, उसने टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी या 20,000 का सामान खरीद लिया। अब क्या ए मना कर सकता है, आई विल नॉट गिव यू दैट 20,000? सो द आंसर इज नो। एस्टॉपल इज व्हेन अ पर्सन he has made a representation and the other party has acted on this representation. Now law will not allow this former party to change the representation. ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है। सो एस्टॉपल और लिमिटेशन में भी डिफरेंसेस है, जैसे एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस एंड लिमिटेशन इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर। Estoppel bars a person from changing his statement and limitation bars a person from going to court after a certain period. Limitation applies only to the plaintiff. लिमिटेशन प्लेंटिफ पे ही अप्लाई करते हैं कि प्लेंटिफ इतने टाइम के बाद कोर्ट नहीं जा सकता, बट एस्टॉपल अप्लाइज टू बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, बोथ ऑफ देम आर नॉट सपोज टू चेंज द स्टेटमेंट। सो ये इनका डिफरेंस है। आई होप ऑल दीज डिफरेंसेस आर क्लियर। अब मैं एक और बात करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन है कि कैन द कोर्ट्स यूज देयर इनहेरेंट पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द लिमिटेशन पीरियड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इमूवेबल प्रॉपर्टी का लेते हैं, उसका 12 years लिमिटेशन पीरियड है। कैन द कोर्ट से कि वो 12 years में नहीं आया, और वो एक्ट कुछ जो हम अभी पढ़ेंगे सेक्शन 4 से लेके आगे तक 24 आई गेस, तो वो वहां पे ना कुछ एक्सटेंशंस देते हैं कि इफ द पर्सन वाज माइनर और इफ ही वाज इनसेन, तो कुछ एक्सटेंशंस मिलती हैं एक्ट में। तो माय क्वेश्चन इज, क्या वो उन एक्सटेंशंस में नहीं आ रहा? कैन द कोर्ट यूजिंग इट्स इनहेरेंट पावर इंक्रीज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन? सो इनहेरेंट पावर क्या होती है? 151 ऑफ सीपीसी एंड 482 ऑफ सीआरपीसी। कोर्ट को पावर दी जाती है टू डू जस्टिस।
अगर एक्ट में कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर to support the ends of justice. So यहाँ पे it was held that no, where there is a legislative period provided, वहां पे कोर्ट अपनी discretion act नहीं कर सकते. So the court cannot use their inherent power to increase limitation. So inherent power cannot be used to increase the limitation period. इससे ये एक और क्वेश्चन फ्लो करता है, क्या पार्टीज अपने एग्रीमेंट से लिमिटेशन पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है? सपोज पार्टीज को ऐसे लगता है 3 साल तो बहुत ज्यादा है, वी विल कीप द लिमिटेशन पीरियड एज 1 ईयर. सो हेयर ऑल्सो द आंसर इज नो. अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो ये आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड हो जाएगा. उसका सेक्शन 28, अगर आप पीरियड को कम कर रहे हो सो इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. दिस विल बी हिट बाय सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सिमिलरली अगर 3 साल पीरियड है, पार्टीज बोलते हैं 3 साल बहुत कम है, इसको 5 साल कर लेते हैं. सो दिस अगेन इज वॉइड एज पर आईसीए, बट नॉट इन सेक्शन 28. इन सेक्शन 23 इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. आप लॉ का कोई प्रोविजन अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते. सो पीरियड इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बोथ आर वॉइड अंडर आईसीए बट अंडर डिफरेंट प्रोविजन. एक और क्वेश्चन, लिमिटेशन का आप क्वेश्चन कब तक उठा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रायल कोर्ट में पार्टीज चुप रही. सो ट्रायल कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. जब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस करा, ही इज द प्लेंटिफ एंड ही इज द डिफेंडेंट. नाउ ये 4th ईयर में आके केस करता है, जबकि 3 ईयर, हम कॉन्ट्रैक्ट वाला ही हम एक ही एग्जांपल लेके अभी चल रहे हैं. सो ये 4th ईयर में केस करता है, बट बी ही कीप्स क्वाइट, वो कुछ नहीं बोलता. फिर गया मैटर अपील कोर्ट में, ही इज अगेन क्वाइट, वो कुछ नहीं बोलता. सुप्रीम कोर्ट में जाके ही सेज कि ये जो मैटर था इट वाज हिट बाय लिमिटेशन. क्या आपको लगता है कि लिमिटेशन का बेनिफिट फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में मांगा जा सकता है? So yes, the court held no. Why were you sleeping over your rights? ये पूरे इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ही यही है कि law will not favor a person who is sleeping over his right, who is indolent. तो यहाँ पे भी there's a landmark case of FCI versus बाबूलाल अग्रवाल. FCI versus Babulal Agarwal, that question of limitation cannot be taken up for the first time in the Supreme Court. और एक कॉन्सेप्ट और कि लिमिटेशन लॉ इज द लॉ ऑफ प्रोसीजर. ये प्रोसीजरल लॉ है. यस, प्रोसीजरल सब्सटैंटिव में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया. ये प्रोसीजरल लॉ है. इट इज लेक्स फोराई. लेक्स फोराई का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम. जिस फोरम में केस चलेगा उसका लॉ अप्लाई करेगा, लॉ ऑफ द फोरम. जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है लेक्स साइटस, वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड. कई बार डोमिसाइल के बेसिस पे होता है. सो लिमिटेशन लॉ इज लेक्स फोराई. इट इज द लॉ ऑफ द फोरम विल अप्लाई. एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन है, इज लिमिटेशन एक्ट एग्जॉस्टिव? अगर हम इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में लिखा है कि इट इज अ कंसोलिडेटिंग एक्ट. कंसोलिडेटिंग एक्ट क्या करता है? जो पुराना सारा उस पे लॉ होता है उसको एक नल करके एक नया लॉ बना के अब वही एक अथॉरिटी है. सो कंसोलिडेशन का मतलब होता है पुराना सारा खत्म करके एक जगह पे इकट्ठा करना. सो एक क्वेश्चन आया था AS चेटियार वर्सेस KS सोमिया. दिस इज ऑफ द ईयर 1969 सुप्रीम कोर्ट. इसमें इट वाज हेल्ड दैट लिमिटेशन लॉ इज एन एग्जॉस्टिव कोड. इट इज एन एग्जॉस्टिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन. ये एक एग्जॉस्टिव कोड है. I hope whatever we have discussed is clear till now. In case of any doubts, you can drop down in the comment box.
You can ask in case of any questions and stay tuned for lecture 3.